Hello students, I am Anjali Patel from Samarpan Gyan School. Today we are going to learn Hindi of class 9. In Hindi, we are going to study about the Sunshine lesson number 2 स्मृति जिसके लेखक है श्री राम शर्मा। तो चलो बच्चों, पहले हम स्मृति का क्या अर्थ होता है उस विषय में जानते हैं। स्मृति मतलब कि यादें। बच्चों, आपके जीवन में भी कहीं कोई यादें अच्छी भी होगी और कहीं कोई यादें बुरी भी होगी और उससे ही हम कुछ सीखते भी हैं। तो यहाँ पर श्री राम शर्मा भी हमें उनके जीवन में हुई घटना के बारे में बताएंगे। जब वो छोटे थे तो उनके साथ कौन सी घटना घटित हुई थी उनके बारे में हमें बता रहे हैं। सन 1908 ईस्वी सन की बात है। दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होना चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसीलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं जलबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर श्री राम शर्मा हमें जिस विषय में बात करना चाहते हैं वो समय था 1908 कि यह बात 1908 की है, जिसमें दिसंबर का आखिरी वक्त, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि दिसंबर का आखिरी हफ्ता और कहीं ना कहीं जनवरी का प्रारंभ होने वाला था और वहाँ पर चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था, जहाँ पर चिल्ला का अर्थ होता है कड़ी सर्दी। इतना ही नहीं, 2-4 दिन पूर्व, मतलब कि 2-4 दिन पहले ही कुछ बूंदाबांदी का अर्थ होता है बर्फ वर्षा हो गई थी, इसीलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। कि यहाँ पर लेखक हमें समझा रहे हैं कि दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था और जनवरी का प्रारंभ भी होने वाला था। उस समय वहाँ पर बहुत सर्दी हो गई थी, जिससे हम बोल सकते कि ठंडी का मौसम में और ठंडी बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि 2-4 दिन पहले ही वहाँ पर बर्फ वर्षा हुई थी, जिसके लिए ठंडी और बढ़ गई थी। और उस दिन सायंकाल के 3:30 या 4 बजे के लेखक सायंकाल मतलब कि शाम के समय 3:30 या तो 4 बजे अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ जड़बेरी के बेर तोड़कर खा रहा था। और जब वो खा रहा था तो गांव में के पास से एक आदमी जोर से पुकारा कि तुम्हारा भाई बुला रहा है। कि जब लेखक वो जड़बेरी के बेर तोड़ के खा रहा था, तभी उनके ही गांव में से एक व्यक्ति वहां पर आया और उसने उसे आवाज़ दी। किसको आवाज़ दी? लेखक को आवाज़ दी कि आपका भाई आपको बुला रहा है, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। कि जैसे ही उन्हें सुना कि उनका भाई उसे बुला रहा है, तो लेखक बिना सोचे वहाँ से जल्दी जल्दी निकल गए, जिससे हमें क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं श्री राम शर्मा अपने भाई से डरता है, जिसके लिए जैसे ही उसे पता चला कि उसका भाई उसे बुला रहा है, तो शीघ्र मतलब कि वो जल्दी ही वहाँ से लौट गया। और इतना ही नहीं, घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था, मतलब कि लेखक अकेले जड़बेरी के बेर तोड़ के खाने नहीं गया था, वो अपने छोटे भाई को भी साथ में लेकर गया था। पर लेखक जब अपने भाई के साथ अपने घर की ओर लौट रहा था, तो लेखक के मन में कुछ डर सता रहा था। क्या डर सता रहा था? तो देखो, भाई साहब की मार का डर था, इसीलिए सहमा हुआ चलता जाता। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा आशंका थी कि जब लेखक जड़बेरी के बेर तोड़कर जब वापस आ रहे थे घर की ओर, तो वो रास्ते में सोच रहे थे कि आज मैंने कौन सा गुनाह कर दिया
आज मुझे किस विषय पे डांट पड़ने वाली है, जिसके कारण वो डरते डरते घर की ओर जा रहा था और आशंका के साथ, मतलब कि वो शंका के साथ, डर के साथ घर में प्रवेश करता है। और जब वो घर में प्रवेश करता है तब भी उसके मन में यही डर था कि शायद आज मैंने बैर के पेड़ से बैर तोड़ के खाए, शायद उसी विषय में मेरे भाई मुझे डांट सुनाने वाले होंगे। अभी देखो, बैर खाने के अपराध में ही पेशी न हो, पर आंगन में भाई साहब पत्र लिखते पाए। अब पिटने का भय दूर हुआ और हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिसके शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाए, ये बड़ी ज़रूरी है। तो जब लेखक डर के साथ अपने आंगन में प्रवेश करता है तो उन्होंने देखा कि बड़े भाई तो कुछ पत्र लिख रहे हैं, और जैसे ही उसने अपने बड़े भाई को पत्र लिखते देखा तो कहीं ना कहीं लेखक के मन का जो डर था वो कहीं ना कहीं दूर हो गया। और उसके बाद उसके बड़े भाई ने उसे वो पत्र दे दिए, और पत्र देते समय उसे कड़क शब्द में क्या कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल के आना, और इतना ही नहीं, तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाए। मतलब कि तुम जल्दी चल के जाना, और जल्दी जाओगे तो शाम के डाक खाने के समय ही ये चिट्ठियाँ निकल जानी चाहिए, क्योंकि ये जो चिट्ठियाँ है कोई मामूली चिट्ठियाँ नहीं, वो बहुत ज़रूरी चिट्ठियाँ हैं। उसके बाद जाड़े के दिन थे, 30 पर हवा के प्रकोप से काप कप लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुर रही थी। मतलब कि उस समय कौन सा समय चल रहा था, ठंडी का मौसम चल रहा था। और इतना ही नहीं, शाम के समय जो हवा चल रही थी वो कहीं ना कहीं ठंडी हवा थी, और वो ठंडी हवा के कारण लेखक और उसका छोटा भाई कांपने लगे। और इतना ही नहीं, हवा मज्जा पर ठिठुर रहे थे। यहाँ पर मज्जा का अर्थ होता है हड्डी के भीतर भरा मुलायम पदार्थ। उसके बाद अभी वो ठंडी से बचने के लिए लेखक क्या करते हैं तो देखो, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा, माने बुझाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबुल के डंडे से जितना मोह था, उतना उस उम्र में राइफल में मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वहाँ हो चुका था। तो यहाँ पर लेखक और उसका छोटा भाई ठंडी से बचने के लिए धोती अपने सिर पर बांध लिए थे। और इतना ही नहीं, जब वो मक्खनपुर डाक खाने में पत्र डालने जा रहे थे तब उसकी माँ ने उसे भुजाने मतलब भुनवाना जो चने थे उसे एक धोती में बांध कर भी दिए। और उसके बाद दोनों भाई अपने अपने डंडे लेकर निकल गए। और बच्चों, यहाँ पर जिस डंडे की बात की गई है वो कहीं ना कहीं मामूली डंडा नहीं था। वो जो डंडा था वो कहीं ना कहीं राइफल से भी बड़ा था। इतना ही नहीं, उसी डंडे से लेखक ने बहुत सारे सांप को मारा था, जिसके लिए यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर ये जो डंडा है वो राइफल से नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर था, जिसके लिए लेखक के मन में डंडे के लिए बहुत मोह था। दोनों भाई डंडे लेकर वहाँ से निकल पड़े। उसके बाद और उसके बाद मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच में पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उसने आम झुरे जाते थे। इस कारण वह मुक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। तो बच्चों, यहाँ पर उसी डंडे ने बहुत सांप को मारा था, जिसके लिए कहीं ना कहीं वो डंडे को नारायण का वाहन भी कहा गया है। और इतना ही नहीं, इस डंडे से सिर्फ सांप को ही मारा नहीं जाता, पर जब यहाँ पर मक्खनपुर और स्कूल जाने के समय पे वहाँ पर एक आम का पेड़ आता था, और वो आम के पेड़ पे से आम तोड़ने के समय भी
लेखक वही डंडे का उपयोग करते थे, जिसके लिए यहाँ पर ये जो डंडा है उसे मामूली नहीं कहा गया है कि प्रतिवर्ष के हर साल लेखक उसी डंडे से आम के पेड़ से आम झूरे झूरे मतलब के तोड़ते थे। इसीलिए यहाँ पर इस डंडे को मूक डंडा नहीं पर सजीव डंडा कहा गया है। मूक मतलब कि वो कोई मौन डंडा नहीं था, कहीं ना कहीं लेखक को वो सजीव हुई प्रतीत होता था। प्रसन्न वंदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से पढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेब न थी। तो बच्चों यहाँ पर लेखक क्या करता है कि वह वही डंडे को लेकर हंसते हंसते अपने घर से निकल जाते हैं। और यहाँ पर लेखक अकेले ही नहीं, वो अपने छोटे भाई को भी साथ में लेकर जाते हैं और वो लोग तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। क्यों तेज़ी से आगे बढ़ते हैं? क्योंकि उन्हें अपने भाई के बोले हुए शब्द याद थे कि उन्हें याद था कि अगर आज चिट्ठियाँ शाम को डाक खाने से निकल ही जानी चाहिए, क्योंकि ये जो चिट्ठियाँ थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी चिट्ठियाँ थी, जिसके लिए वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। परंतु लेखक ने वो चिट्ठियाँ जेब में नहीं रखी, पर उन्होंने कहाँ पे रखी? उसने सिर पर जो टोपी बांधी थी वो टोपी के नीचे रख दी। क्यों टोपी के नीचे रखी? क्योंकि उस कुर्ते में जेब नहीं थी। तो बच्चों, आज हमने जाना कि लेखक है वो अपने भाई से डरते थे, जिसके कारण उनके बुलाने पर वो जल्दी जल्दी घर लौट आते हैं। और जब वो घर लौटते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनका जो बड़ा भाई है वो तो पत्र लिख रहा है, वो तो ऐसे ही उनसे डर रहे थे। उसके बाद लेखक के बड़े भाई ने उसे पत्र दिया और कहा जाकर मक्खनपुर के डाक खाने में डाल के आओ, और वो जो चिट्ठियाँ है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लेखक तैयार हो जाते हैं। वो अब ठंडी से बचने के लिए अपने सिर पर धोती बांध देते हैं और धोती बांधकर डंडा लेकर वो निकल ही जाते हैं। और यहाँ पर डंडे की विशेषता भी हमें दी गई है कि वही डंडे से लेखक ने बहुत सारे सांपों को मारा है और वही डंडे से हर साल वो आम को भी तोड़ते हैं। और उसके बाद वो हंसते हंसते घर से चले जाते हैं। और जो चिट्ठियाँ उन्हें लेखक के भाई ने दी थी वो चिट्ठियाँ वो टोपी के नीचे रखते हैं। और वो क्यों टोपी के नीचे रखते हैं? क्योंकि वो कुर्ते में जेब नहीं थी। तो बच्चों, उसके आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जब वो चिट्ठियाँ लेकर जब आगे जाते हैं तो उनके साथ कौन सी घटना घटित होती है, उनके बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।